अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीके फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल हम लोगों ने, जैसा कि आपको पता है, कि J-31 की टाइमलाइन के बारे में बात की थी कि कब तक वो जो एयरक्राफ्ट है वो पाकिस्तानी एयरफोर्स को डिलीवर होगा। लेकिन आज हम लोग स्पेसिफिकली इस एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे कि कितना केपेबल ये एक फिफ्थ जनरेशन प्लेटफॉर्म के तौर पर निकल के आता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे ये गुजारिश है कि इस चैनल पे आने वाले दिनों में बहुत एक्सक्लूसिव कंटेंट आने वाला है, जो कि मैं चाहता हूँ कि एज अ पाकिस्तानी डिफेंस कम्युनिटी, पाकिस्तानी इंथ्यूजियास्ट इस चीज़ को सुने और जहाँ कहीं भी आप लोग डिबेट करें तो ये कंटेंट आपको ज़रूर हेल्प करेगा। J-31, जैसे कि हम सबको पता है, चाइना का पहला फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है, ये चाइना का दूसरा फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है। इससे पहले चाइना ने फिफ्थ जनरेशन का एक्सपेरिमेंट जो है वो J-20 पर किया था, और जो चीज़ें J-20 में उनको लैक करती हुई नजर आई, उस चीज़ को इन्होंने J-31 में इम्प्रूव किया और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। ये बात नहीं है कि J-20 में इम्प्रूव नहीं किया, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट्स जो हैं बाद में आई। लेकिन J-31 में स्पेसिफिकली जो कोर इसका मैकेनिज्म है उसको J-20 से सीख कर इम्प्रूव किया गया। इसमें ऐसा भी है कि जो ज़्यादातर डेटा था वो अमेरिकन F-35 से लिया गया था, डेराइव किया गया था इनडायरेक्टली, क्योंकि आपको पता है कि चाइना ने 2018-19 के अंदर लॉकहीड मार्टिन का एक सर्वर हैक कर लिया था, जिसके अंदर से इनको F-35 की काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली। ये कह सकते हैं कि 65 to 70% जो F-35 की वर्किंग थी वो चाइना के हाथ लगी, और जिसको इन्होंने डायरेक्टली J-31 या J-35 के अंदर डायरेक्टली इम्प्लीमेंट किया। और सिर्फ इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, मतलब कि कई जगह पे J-31 की कैपेबिलिटीज जो हैं वो F-35 को एक्सीड करती हैं। ये बात आपको सुनने में जो है वो बड़ी चाइल्डिश लग रही होगी कि ऐसा कौन है जो F-35 की कैपेबिलिटीज को सरपास कर सकता है, लेकिन रियलिटी में कई पैरामीटर्स पे ऐसा ही है। J-31 बड़ी आसानी से कई जगह पर F-35 को बीट करता है। आगे बढ़कर अगर बात करें तो J-31 का जो डिज़ाइन है वो एक प्योर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का है। चाहे इसके अंदर जो कंपोजिट मटेरियल्स यूज़ होने हो, कंपोजिट मटेरियल्स की जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा रखी हुई है। आप पिक्चर में देख भी सकते हैं, ये जो सारा ग्रीन एरिया है ये कंपोजिट मटेरियल्स का है, जो कि एयरक्राफ्ट को लाइट वेट और इसका जो रेडार क्रॉस सेक्शन है उसको कम करते हैं। दूसरा, ये इसके ऊपर नेक्स्ट जनरेशन रेडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल की कोटिंग की गई है। अब यहाँ पर ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि लोग कभी कभार मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट को, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को, कि ये रेडार पर नज़र नहीं आते, विजिबल नहीं होते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेडार जो है वो इतने भी वो नहीं है कि वो किसी चीज़ को पकड़ ना सकते। हाँ, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स को ये एडवांटेज है कि इनका जो क्रॉस सेक्शन है क्योंकि थोड़ा होता है इनके मटेरियल्स की वजह से, तो ये रेडार में देर से डिटेक्ट होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो है वो एक घोस्ट एयरक्राफ्ट होते हैं और रेडार इनको पिक ही नहीं कर पाता। रेडार बिल्कुल इनको पिक करता है, लेकिन काफ़ी देर के बाद, एज कम्पेयर टू नॉर्मल एयरक्राफ्ट। इसी तरह अगर आप इसको बीवीआर कॉम्बैट में भी अज्यूम करते हैं, किसी भी दूसरे एयरक्राफ्ट का जो रेडार है इसको बाद में पिक करेगा, जो कि उस नॉन स्टेल्दी एयरक्राफ्ट को क्लियर डिसएडवांटेज में रखेगी, क्योंकि रेडार क्रॉस सेक्शन कम होगा। रेडार जो है वो लॉक नहीं कर पाएगा और मिसल को सही तरह गाइड नहीं कर पाएगा, तो एक नॉन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को क्लियर डिसएडवांटेज होगा एक फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के मुकाबले में। अब अगर J-31 के कॉकपिट की तरफ चलें, और तो इसका जो कॉकपिट है वो एक रेवोल्यूशनरी चीज़ है। एक तो इसमें एक सिंगल लार्ज एरिया मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले को इंस्टॉल किया गया है, जो कि फुली टच स्क्रीन कंपेटेबल है और जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन के साथ आती है। जो एक सिंगल MFD होती है वो इंफॉर्मेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्प्ले कर सकती है एज़ कम्पेयर टू मल्टीपल MFDs, और पायलट की जो फटीग है वो कम होती है और वो पायलट कॉम्बैट पर ज़्यादा फोकस कर पाता है। अब MFD के साथ साथ इसके अंदर नेक्स्ट जनरेशन हेड्स अप डिस्प्ले लगाया गया है, और सरप्राइजिंगली ये वही हेड्स अप डिस्प्ले है जो इस टाइम पर J-20, JF-17, ब्लॉक 3 और J-10C के अंदर यूज़ होता है। तो ये एक ही जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड हेड्स अप डिस्प्ले है जो कि चाइनीज़ और पाकिस्तानी एयरफोर्स यूज़ करते हैं। बात करें इंजन्स की, तो इसके अंदर इंजन्स जो है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहले तो इसके अंदर जो है वो WS-13 इंजन्स लगाए गए थे, लेकिन अब जो प्रोडक्शन वेरिएंट होगा उसके अंदर WS-13E इंजन लगाए जाएंगे, जो कि WS-13 के भी अपग्रेडेड वेरिएंट है। और WS-13E के साथ साथ ये इंजन्स जो हैं वो स्पेशल कैटेगरी के हैं, जिनके अंदर इनकी जो
एग्जॉस्ट नोजल है वो स्टेल्दी डिज़ाइन के साथ है, जो कि इसके हीट सिग्नेचर को अप टू 40% जो है वो कम करेगी, ताकि ये किसी भी एयरक्राफ्ट के आईआरएसटी के अंदर, जो कि आजकल नॉर्मली एयरक्राफ्ट कैरी करते हैं इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, क्योंकि वो जहाज़ की हीट सिग्नेचर को कैच करते हैं, तो ये उस चीज़ को भी मिनिमाइज करेगा और उसको डिटेक्ट करने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी लो हो जाएंगे। हम सबको पता है कि इंडिया के जो 3 से 4 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें MiG-29, Su-30 और राफेल जो हैं, ये सारे एयरक्राफ्ट जो हैं आईआरएसटी कैरी करते हैं। तो इस चीज़ में भी ये लोग काफ़ी हद तक जो है अनसक्सेसफुल रहेंगे कि जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को उसके हीट सिग्नेचर से पकड़ा जाए, क्योंकि इसके अंदर जो इंजन है वो काफ़ी स्टेल्दी है और उसका जो आर्किटेक्चर है वो भी स्टेल्दी डिज़ाइन पर। तो ये एक काफ़ी प्लस पॉइंट है J-31 के अंदर। अब J-31 का अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये काफ़ी स्पेशल चीज़ है। मैं आपको बताता चलूँ कि चाइनीज़ की जो सॉफ्टवेयर गेम है वो इस टाइम इतनी ज़्यादा हाई है कि यूएस भी उसके सामने जो है वो कुछ नहीं है। इनका सॉफ्टवेयर इतना अच्छा है, इतना डिटेल्ड है इनके जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कि अमेरिका भी उस लेवल पर आके जो है वो ये चीज़ नहीं परफॉर्म कर सकता। कई जगह पर ऑब्वियसली डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की और सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो उनमें चाइनीज़ सॉफ्टवेयर जो है वो इनको मैनी फोल्ड्स जो हैं वो आगे हैं। इसी तरह J-31 का जो सॉफ्टवेयर है वो एक तो C++ पे बेस्ड है, इजीली अपग्रेडेबल है, पाकिस्तानी फोर्सेस को अपने लिहाज से अपग्रेड्स कर सकती है, GUI इंटरफेस अपग्रेड्स हो गई, ये सारी हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। और इसमें पहले से ही बहुत ज़्यादा जो है तकरीबन 9 मिलियन के करीब जो है कोड लिखा गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। और ऐसा नहीं है कि ज़्यादा कोड हो तो मतलब कि मसला होता है, इसके अंदर उतनी प्रोसेसिंग पावर भी है कि ये उतने कोड्स को इजीली हैंडल कर सकती है। और ज़्यादा कोड्स का मतलब जनरली ये होता है कि इसके अंदर जो है वो ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं, पायलट को ज़्यादा वैरायटी ऑफ फंक्शंस ऑफर किए जाते हैं जो कि वो परफॉर्म कर सकता है ड्यूरिंग कॉम्बैट। अब वेपन पेलोड की बात करें तो इसके अंदर जो है ये एक एयर सुपीरियॉरिटी फाइटर नहीं, बल्कि ये एक मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर है। मल्टी रोल के अंदर इसका मतलब ये है कि ये वैरायटी ऑफ वेपन्स कैरी कर सकता है, सिर्फ ये एयर टू एयर मिसाइल्स नहीं कैरी कर सकता। अब इसमें जो है 6 हार्ड पॉइंट्स आपको बाहर एक्सटर्नल मिलेंगे और 6 ही जो है वो इंटरनल वेपन्स बे के अंदर मिलेंगे। इंटरनल वेपन बे में आप जो है वो एट अ टाइम 6 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स कैरी कर सकते हैं, और एक्सटर्नल में आप जो है वो मल्टी रोल वेपन्स को रख सकते हैं, जिसमें एंटी शिप एंड एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स हैं, ग्लाइड बॉम्ब्स हैं, प्रिसीजन गाइडेड मिशंस हैं, इन सबको आप कैरी कर सकते हैं एंटी शिप्स मिसाइल्स के साथ। अगर इंटरनल वेपन की बे की बात करें तो ये कंपैरेटिवली बाकी एयरक्राफ्ट से काफ़ी ज़्यादा जो है वो लेंथ में लंबा है। अगर आप F-22 से भी इसको कंपेयर करें तो इसकी लेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। मेनली इसका मकसद ये है कि जो चाइना की नेक्स्ट जनरेशन एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, जिसमें PL-21 हो गई, PL-17 होगी, वो भी इस एयरक्राफ्ट के साथ इंडक्ट की जाएंगी। तो इन शॉर्ट, ये जो J-31 या J-35 जो भी आप इसको कहें, ये एक रिमार्केबली गुड एयरक्राफ्ट है। और अगेंस्ट इंडिया अगर हम इसको पिच करेंगे, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ अगले 30 साल तक हम इन भजीज को जो है वो एक डिसएडवांटेज के अंदर रखेंगे, जैसे हमने इन F-16 को लेकर इनके साथ किया था। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।